हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम अटैकर के यूट्यूब चैनल पर। ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग सामाजिक विकास के अंदर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और विवाह के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 की 3 अलग अलग वीडियो आएंगी। पहली में हम लोग वर्ण व्यवस्था के बारे में डिस्कशन करेंगे, सेकंड वीडियो जाति व्यवस्था के ऊपर रहेगी और थर्ड वीडियो आएगी विवाह के ऊपर। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने 5 चैप्टर कर लिए हैं। हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे अर्लीस्ट टाइम से 1526 AD तक। ये BA फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। इसके अलावा आप लोगों के सब्जेक्ट में यदि हिस्ट्री है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में हमने भारतीय इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण हमने पढ़ा। सेकंड चैप्टर में हमने प्राचीन पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा है। तो हमने इसके अंदर प्राचीन पाषाण काल पढ़ा, जिसमें हमने पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। फिर तीसरा चैप्टर नवपाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा। फिर हड़प्पा सभ्यता और फिफ्थ चैप्टर में हमने वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जो आर्य थे उनके बारे में पढ़ा था, उनका सामाजिक राजनीतिक जीवन, उनकी धर्म संस्कृति, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। तो अब तक हम लोग 5 चैप्टर हमारे कर चुके हैं। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको हमारी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो देखिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ण व्यवस्था से आपका क्या अभिप्राय है, वर्ण और जाति में क्या अंतर है। या देखिए, वर्ण क्या है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम लोग वर्ण क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसका विकास हुआ और जाति और वर्ण में क्या डिफरेंस है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी रहेगी, क्योंकि आप सभी को पता होगा BA में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से जितना हमें लिखना होता है उतना मैटर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, जो वर्ण व्यवस्था है उसका प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण उसका स्थान है। और वर्ण व्यवस्था जो है ये एक समाज की व्यवस्था है, जिसको हम लोग आर्यों की देन मानते हैं कि आर्यों के आने के बाद जो है वर्ण व्यवस्था की शुरुआत होती है। हम लोग वर्ण के 2 अर्थ मानते हैं। पहला अर्थ माना जाता है रंग के हिसाब से या रंग के आधार पर, दूसरा चयन के आधार पर। चयन का मतलब है चुनाव। तो आर्यों के टाइम पर लोगों ने जिस व्यवसाय का चयन करा उसी के हिसाब से उसका वर्ण निर्धारित किया गया। आप सभी को पता होगा वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र सबसे लास्ट में आता है, वैश्य और शूद्र। और इसके पीछे अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। कोई रंग के हिसाब से कहता है, कोई काम के चुनाव के हिसाब से कहता है। जो आर्य थे उनका रंग श्वेत था, और जो यहाँ पर भारत के जो मूल निवासी थे उनका रंग जो था वो श्याम रंग था। श्याम रंग मतलब उनका काला रंग था। तो देखिए, विद्वानों का एक समूह वर्ण का अर्थ रंग मानता है, और उन्होंने उसके पीछे तर्क ये दिया है कि शुरू में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या थी, जातीय भिन्नता। मतलब लोगों के अंदर क्या था, भिन्नताएं थी रंग के हिसाब से, कोई काला था, कोई गोरा था। तो इसके हिसाब से जो है वर्ण निर्धारित हुआ। वर्ण शब्द का प्रयोग आर्य लोगों के जो रंग थे उनमें अंतर दिखाने के लिए किया गया था। आर्य लोगों को श्वेत वर्ण एवं भारत के जो मूल लोग हैं उनको श्याम वर्ण का माना गया था। ऋग्वेद में कई स्थान पर वर्ण का प्रयोग रंग के लिए किया गया है। प्रोफेसर
P.V. खाणे के अनुसार इन्होंने वर्ण के बारे में क्या कहा है? वर्ण शब्द का प्रयोग श्वेत वर्ण आर्यों के लिए और कृष्ण या श्याम वर्ण जो है ये दासों के लिए प्रयोग होता था। मतलब जो आर्य थे उनके लिए श्वेत वर्ण और जो दास होते थे उनके लिए श्याम या कृष्ण वर्ण का प्रयोग किया जाता था। बाद में क्या हुआ, वर्ण शब्द का प्रयोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र इनके वर्णों के लिए किया जाने लगा। इसे वर्ण धर्म का नाम बाद में दे दिया गया। इसके बाद देखिए प्रोफेसर J.H. हट्टन इनकी एक पुस्तक है कास्ट इन इंडिया। उसमें इन्होंने हिंदू समाज में जो 4 वर्ण हैं उनका जो आधार बताया है वो रंगों के आधार पर मतलब वर्ण व्यवस्था हुई है या वर्ण व्यवस्था का उत्पन्न हुई है, ये इन्होंने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में बताया है। उनके अनुसार क्या है, ऋग्वेद में ब्राह्मण को देखिए सफ़ेद, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीले और शूद्र को काले वर्ण वाले कहा गया है। मतलब जिसका जैसा कलर है उसके हिसाब से उसका वर्ण निर्धारित किया गया है उनके हिसाब से। अब हम लोग बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसका विकास हुआ। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्ना सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। जो वर्ण शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत की व्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना या चुनना। इसका मतलब ये होगा कि किसी व्यवसाय को चुनना जो है उसका वर्ण का मतलब यहाँ से निकलता है। यदि हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में रंग के रूप में इसका अर्थ निकलता है आर्य वर्ण और दास वर्ण। बाद के समय में देखिए जो शब्द वृत्ति है इसका द्योतक बन गया। व्यवसाय के आधार पर फिर बाद में वर्णों का विभाजन होने लगा। कालांतर में इस व्यवस्था में कठोरता आती चली गई और वर्ण व्यवस्था ने व्यवसाय के स्थान पर जन्म का स्थान ले लिया। शुरू में तो रंग के हिसाब से या काम धंधे के हिसाब से वर्ण बना। इसके बाद फिर ये व्यवस्था जन्मजात हो गई। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाले को ब्राह्मण, क्षत्रिय के में क्षत्रिय, मतलब जो जिस वर्ण में जन्म लेगा उसका वर्ण वही माना जाएगा। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों ने कई सिद्धांत दिए हैं जो कि इस प्रकार है। अब देखिए वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई। अब विद्वानों में मतभेद है, इसको लेकर सबके अलग अलग तर्क हैं। कोई काम धंधे के हिसाब से, कोई रंग के हिसाब से, कोई वेदों के हिसाब से, कोई गुण के हिसाब से। तो अलग अलग जो है इसके पीछे तर्क दिए गए हैं। देखिए रंग के हिसाब से है। अब वर्ण का अभिप्राय रंग से भी होता है। अब ऋग्वेद में आर्यों का व्रत तो आर्यों का जो रंग है वो श्वेत बताया गया, मतलब वाइट कलर का, जो गोरा कलर होता है वो बताया गया है। और अनार्य जो आर्य नहीं है उनको श्याम रंग का बताया गया है। बाद में वर्णों के लिए वर्गों का वर्णन किया जाने लगा। महाभारत में ब्राह्मण के लिए सफ़ेद, अक्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए देखिए पीला और शूद्र के लिए काले रंग का प्रयोग किया गया। ये तो हो गया वर्ण रंग से संबंधित जो सिद्धांत हैं। इसके अलावा आगे हम लोग देखिए, मैं आपको मोटा मोटा सा यहाँ पर बता देता हूँ। एक क्रम का सिद्धांत होता है और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुण का सिद्धांत और फिर हम लोग देखेंगे देवी संबंधी सिद्धांत। देवी संबंधी सिद्धांत इनमें मैं आपको मोटा मोटा सा यहीं पर बता देता हूँ एक बार, फिर हम लोग इसकी थियरी पढ़ लेंगे। देखिए क्रम का सिद्धांत क्या कहता है। क्रम का सिद्धांत ये कहता है काम के हिसाब से जो है वर्ण व्यवस्था यहाँ पर की गई। जो लोग यज्ञ पूजा पाठ वगैरह करते हैं उनको ब्राह्मण की कैटेगरी में रख दिया गया। जो युद्ध करते हैं उनको क्षत्रिय की में, जो बिजनेस व्यापार करते वो वैश्य हो गए, जो लास्ट में बच गए वो शूद्र हो गए। तो ये तो हो गया कर्म संबंधी गुण, कर्म संबंधी सिद्धांत। अब गुण संबंधी सिद्धांत भी बताया गया है। तीन गुण बताए गए हैं, सत्य, रज और तम। अब जिस व्यक्ति के अंदर जैसे गुण होंगे उसको उसी वर्ण में डाल दिया गया था।
जिसके अंदर सत्य से संबंधित गुण है वो ब्राह्मण, जिसमें रज संबंधित गुण है वो क्षत्रिय, जिसके अंदर तम गुण है वो वैश्य, और जिसके अंदर देखिए रज और तम दो गुण है वो वैश्य, और जिसके अंदर केवल तम गुण है उसको शूद्र कहा गया। फिर देवीय सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि भाई हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता भी है कि जो वर्ण व्यवस्था है उसकी शुरुआत ब्रह्मा जी के उससे भी हुई है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकला है, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, पैरों से शूद्र, ऐसी भी मान्यता है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कर्म संबंधी सिद्धांत क्या कहता है। जो कर्म से संबंधित सिद्धांत है वो कहता है कि जो वर्ण की उत्पत्ति है उसके संबंध में देखिए जो ये सिद्धांत है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही सिद्धांत है। ऋग्वेद में आर्य और अनार्य दो वर्णों का वर्णन इसमें मिलता है। आर्यों ने कर्म के आधार पर वर्णों का विभाजन किया, जैसे जो यज्ञ करते थे ब्राह्मण, जो युद्ध करते थे क्षत्रिय, शेष को विष कहा जाता था। बाद में चौथा शूद्र नामक वर्ण भी जोड़ दिया गया। इसके बाद आगे देखते हैं गुण संबंधी सिद्धांत। वर्ण की उत्पत्ति मनुष्य के गुणों से भी मानी गई है। अपने गुणों से ही मनुष्य की समाज में पहचान होती है। गुण तीन कहे गए हैं, सत्य, रज, तम। गुणों के आधार पर वर्ण व्यवस्था का स्वरूप बना। जिसके अंदर सत्य गुण होगा वो ब्राह्मण, रज गुण वाला क्षत्रिय, रज और तम वाला वैश्य और केवल तम वाला व्यक्ति शूद्र कहलाता था। फिर देखिए देवीय संबंधी सिद्धांत। प्राचीन धर्मशास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वर्ण की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा की गई। ऋग्वेद के अंदर पुरुष सूक्त है, उसमें 4 वर्णों को ब्रह्मा जी के 4 अंगों से उत्पन्न होना बताया गया है कि ये 4 वर्ण ब्रह्मा जी के 4 अंगों से उत्पन्न हुए हैं। उनके अनुसार विराट पुरुष के मुख से देखिए ब्रह्मा जी को विराट पुरुष इसमें बताया गया है। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, पैरों से शूद्र ये उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के इस वर्ण विभाजन का वर्णन महाभारत, गीता, पुराण इनमें भी मिलता है। लेकिन वर्ण की उत्पत्ति का जो देवीय सिद्धांत है ये हमें तर्क संगत नहीं लगता। वैसे भी वर्ण का संबंध देवता की अपेक्षा गुण तथा कर्म में अधिक तर्क संगतता दिखाई पड़ता है। प्रोफेसर जयशंकर मिश्र ने इसके बारे में क्या कहा है। वर्ण व्यवस्था के ऐतिहासिक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इसका आधार जन्म तथा कर्म दोनों थे, मतलब ये आधार इसका नहीं बताया है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप कर्म प्रधान था, मतलब काम के हिसाब से शुरू में वर्ण बने थे। बाद में फिर उसका स्थान किसने ले लिया, जन्म ने। फिर जिस का जो काम है और उसके घर में जो संतान हुई फिर उसी के हिसाब से जो है उसका वर्ण माना गया। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था का विकास कैसे कैसे हुआ है। सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेदिक कालीन वर्ण व्यवस्था। तो जो ऋग्वेद था, जो वेदों का समय था, आर्यों का समय जो था, उसमें क्या सिस्टम था। तो देखिए ये जो टाइम था ऋग्वेदिक काल का जो समय था उसमें वर्ण व्यवस्था हमें दिखाई नहीं देती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका पुरुष सूक्त है, ये 10वें मंडल के अंदर उसमें कहा गया है। उसमें ये कहा गया है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद है, मेरी माता पत्थर पर अनाज पीसने वाली है। तो इससे विद्वानों ने ये अनुमान लगाया कि घर में देखिए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे हैं, इसका मतलब काम के हिसाब से कोई वर्ण सिस्टम यहाँ पर नहीं है, अदरवाइज कोई और बंदा घर में काम करता। अब देखिए हम सब अलग अलग कामों में लगे हुए हैं, इससे ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि समाज में वर्ण व्यवस्था उस टाइम पर नहीं थी। समाज में आर्य और अनार्य दो ही वर्ग थे जिनका वर्णन गोरे और काले के रूप में मिलता है। अब ऋग्वेद के अनुसार फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समाज 4 वर्गों में बट गया बाद में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
इनका जो विभाजन हुआ वो जन्म के हिसाब से नहीं हुआ, ये काम धंधे के हिसाब से, काम के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से हुआ। ऋग्वैदिक काल का जो आखिरी चरण था उसमें चौथी वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आया है। इस मंडल में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से या जांघों से वैश्य, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। कित का मानना है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति इसी आधार पर हुई थी। मतलब अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यता है, कोई किस सिद्धांत को मान रहा है, कोई किस सिद्धांत को मान रहा है। ऋग्वेद के बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो जटिल हो गई, जिन्हें संपन्न करने के लिए ब्राह्मण वर्ण का उदय हुआ। जो धर्म से संबंधित जो कामकाज थे वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो गए। फिर वर्ण व्यवस्था में किसका, ब्राह्मण वर्ण का उदय होता है। इसी प्रकार बड़े बड़े राज्यों की स्थापना के फलस्वरूप अब बड़े बड़े साम्राज्य हुए, राज्य हुए। फिर एक क्षत्रिय वर्ग का उदय होता है जो युद्ध वगैरह का काम जिन्होंने संभाला। अब जो लोग, दो बार लोग है, इसको एक को काट देना, कृषि और व्यापार में रुचि रखते थे उनको फिर वे वैश्य कहलाए। अनार्यों को, अब ये 3 कैटेगरी तो आर्य की हो गई, जो चौथी कैटेगरी है जो आर्य नहीं है उनको कहा गया शूद्र। अर्थात जो लोग कोई कार्य नहीं करते थे उन्हें ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करने का दायित्व सौंपा गया और वे शूद्र कहलाते थे। अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, चारों वर्णों के बारे में। सबसे पहले ब्राह्मण के बारे में देखते हैं। ब्राह्मण का जो काम होता था वो धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाना, यज्ञ करवाना, पूजा पाठ करवाना, पढ़ाना लिखाना, और सबसे उच्च वर्ण ये माना जाता था। मतलब उच्च वर्ण कह लो या वर्ग कह लो। आर्यों में पुरोहित का पद वंशानुगत होता था। पुरोहित का जो पद होता था वो वंश के हिसाब से होता था। फिर देखिए क्षत्रिय के बारे में। अब इस वर्ग का काम होता था युद्ध करना, समाज में शांति स्थापित करना, विदेशी आक्रमणों का सामना करना। वैश्य वर्ग जो था इसका काम होता था कृषि, व्यापार, वाणिज्य, पशुपालन, शिल्प, उद्योग, इस तरह के काम ये करते थे। और ये वर्ग सुरक्षा के बदले राजा को टैक्स देते थे, लगान देते थे, क्योंकि राजा के पास सेना होती थी और सेना जो है इनसे, मतलब इन लोगों की रक्षा करती थी। फिर है शूद्र। यह वर्ग आर्यों का सबसे निम्न वर्ग था और इसका जो काम था वो बाकी के जो वर्ग हैं उनकी सेवा करना था। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों की दशा में गिरावट आने लगी। मतलब यहीं से इनकी जो स्थिति है वो उसमें गिरावट आने लगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये आपस में विवाह कर सकते थे, ये तीनों आपस में। पर जो शूद्र है वो अपने से ऊपर के किसी भी वर्ण में विवाह नहीं कर सकता था। तो देखिए हम लोग यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने रंग से संबंधित सिद्धांत पढ़ा, फिर हमने कर्म से संबंधित, फिर गुण से संबंधित, फिर देवी संबंधी वर्ण सिद्धांत हमने पढ़ा। अब हम लोग जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। जैन और बौद्ध धर्म में देखिए, यहाँ पर हिंदू धर्म के अंदर तो ब्राह्मण को पहले स्थान पर रखा गया, पर जैन धर्म में ब्राह्मणों से ऊपर क्षत्रिय को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि इन दोनों धर्मों के जो संस्थापक हैं वो क्या हैं, क्षत्रिय हैं। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें जो वर्ण व्यवस्था है वो इस तरह से है। पहले नंबर पर क्षत्रिय है, दूसरे पर ब्राह्मण, फिर वैश्य, उसके बाद है शूद्र। जैन और बौद्ध धर्म, इसको वैश्यों ने देखिए काफ़ी समर्थन और सहयोग दिया। इस प्रकार आर्य समाज में वैश्य वर्ण को भी सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। तो देखिए जो ये वर्ण व्यवस्था थी उसमें यदि हम जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ देखते हैं तो वहाँ पर जो वैश्य हैं उनको भी काफ़ी सम्मान प्राप्त था। अब हम लोग देखते हैं वर्ण में और जाति में क्या डिफरेंस होता है।
वर्ण और कास्ट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, वर्ण और जाति, इनका उदय और विस्तार का अध्ययन करने के बाद इन दोनों में जो अंतर पाए जाते हैं उनको हम लोग इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहली हेडिंग देखिए, वर्ण का आधार तो कर्म है और जाति का क्या है, जन्म है। एक डिफरेंस तो इनमें यही है, वर्ण का आधार कर्म तथा जाति का आधार जन्म। वर्ण व्यवस्था में देखिए, जन्म के अधिकारों के स्थान पर कर्म पर अधिक जोर दिया जाता था। अब जो आदमी जिस काम को चुनेगा उसका वर्ण वही माना जाएगा और उसके पास आज़ादी भी होती थी, वो अपना व्यवसाय बदल भी सकता है। अब जाति में ऐसा थोड़ी ना, जिस जाति, तो ऐसा सिस्टम हो गया, जिस व्यक्ति की जो जाति है उसके घर में जो भी पैदा होगा वो उसी जाति जो है, उस बच्चे की भी वही जाति मानी जाएगी। देखते हैं आगे। तथा व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार वर्ण का चुनाव यहाँ पर कर सकता था। वर्ण व्यवस्था में यहाँ पर देखिए, योग्यता को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति योग्य है, वही देखिए ब्राह्मण, मतलब जिसके अंदर योग्यता प्राप्त ब्राह्मण है, उसी को समाज में उच्च सम्मान का अधिकार था, मतलब या उसको उच्च सम्मान दिया जाता था। अब कोई ब्राह्मण है और योग्य नहीं है, उस टाइम पर फिर उसको जो है इतना सम्मान नहीं मिलता था। अब यदि हम जाति सिस्टम में देखते हैं, अब जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा उसकी वही जाति मानी जाएगी, अपनी जाति को व्यक्ति बदल नहीं सकता। अब जाति प्रथा में तो ऐसा सिस्टम है, यदि कोई अज्ञानी है और वो ब्राह्मण है उसको भी सम्मान मिलेगा, पर उस टाइम पर ऐसा नहीं था। इसके अलावा देखिए, कोई शिक्षित, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और शूद्र या नीची जाति से है, उसको फिर भी नीचा ही समझा जाएगा, चाहे वो कितना भी एजुकेटेड बंदा हो। पर उस टाइम पर वर्ण सिस्टम जब था ऐसा नहीं था। देखिए, शब्द के अर्थों में भी अंतर है। वर्ण शब्द का कोई और अर्थ निकलता है, इसका तो रंग निकलता है, जाति का जन्म निकलता है। वर्ण और जाति शब्द जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। वर्ण शब्द जो है संस्कृत की व्री धातु से बना है, जिसका मतलब होता है चुनाव करना, चुनना, क्योंकि शुरू में लोगों ने अपना काम चुना था, वहीं से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा हम लोग यदि जाति शब्द को देखते हैं तो ये संस्कृत की जन धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जन्म। इस प्रकार वर्ण को व्यक्ति अपने देखिए कर्म और स्वभाव से चुनता था, जबकि जो जाति है वो जन्म से ही निर्धारित होती थी। इसके बाद देखिए, जो वर्ण है उसमें लचीलापन होता है, जाति के अंदर ऐसा नहीं होता, जाति कठोर होती है। वर्ण व्यवस्था सरल लचीली व्यवस्था है, सरल है, लचीली है। व्यक्ति कर्म और स्वभाव के हिसाब से कोई भी वर्ण अपना सकता है, कैसा भी काम व्यक्ति चुन सकता है। विभिन्न वर्णों में आपस में विवाह हो सकते थे। व्यक्ति गुणों के हिसाब से अपना वर्ण बदल सकता था, खान पान का कोई भी भेदभाव नहीं होता था। अब इसके अलावा यदि हम जाति प्रथा देखते हैं, इसमें कठोर नियम होते हैं। व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है। जन्म जो मतलब जाति जो है वो जन्म से निर्धारित हो जाती है, व्यक्ति अपनी मर्जी से जाति को नहीं बदल सकता। काम धंधा भी निश्चित हो जाता है कि भाई लोहार के घर पैदा होगा तो लोहे का काम करेगा, सुनार के घर सोने का, कुम्हार के घर मिट्टी का काम, इस तरह से फिक्स हो जाते हैं। अब जो जाति नियम है इसको यदि व्यक्ति तोड़ देते हैं तो उसको हम लोग जाति से बाहर निकाल देते हैं। ये उस टाइम की बात है। इसके बाद देखिए, जाति और वर्ण की संख्या में भी अंतर होता है। देखिए, जाति ज़्यादा होती है, वर्ण कम होते हैं। जाति और वर्ण की संख्या में बहुत बड़ा अंतर होता है। वर्ण तो संख्या में केवल 4 ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जबकि देखिए, ये पुराना डाटा, इसको आप लोग काट दीजिए। अब मैं आपको नया डाटा बताता हूँ। जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें देखिए, केंद्र सरकार ने ये बताया था कि भारत में जो टोटल जातियां हैं वो 46 लाख से भी ज़्यादा हैं। ये लाइन आप लोग लिख लेना यहाँ पर। तो देखिए, इनकी संख्या में अंतर है। जातियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वर्ण की संख्या मात्र 4 ही है। तो जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें केंद्र सरकार ने ये बताया था कि भारत में जो जातियां हैं उनकी संख्या 40 लाख से भी ज़्यादा है।
देखिए, इस वीडियो में हमने वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ा है, जिसको हम लोग वर्ण व्यवस्था बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे आपको हमारी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में।